अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। जो कि आपका जो है अभी हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया था कंटेंट टिल अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। तो अभी हमने जो है वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर से आगे जो है नेक्स्ट आर्गुमेंट्स की तरफ मूव करना है। तो हम ज़रा ना पावर ट्रांजिस्टर्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे आज। और पावर ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावर बीजेटी को। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको पावर बीजेडी की पहले भी काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन कर दी थी। सिंबल और आपको जो है टर्मिनल्स के नाम और बेसिक ऑपरेशन इसका जो है ना आपको पता है। और ये भी आपको बता दिया गया था कि ये पहले इसको टिपिकली यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनमें से जो एक सबसे क्लियर कट जो लिमिटेशन है वो आपके पास है बेस टू मीटर वोल्टेज ड्रॉप। कि यहाँ पे आपने जो वोल्टेज अप्लाई करनी है डिवाइस को ऑन करने के लिए और कॉन्सिक्वेंटली बेस करंट ने जो फ्लो करना है वो दोनों मल्टीप्लाई होके आपके पास जो है गेट कंट्रोल लॉसेस को जो है में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो आपकी एफिशिएंसी को डाउन करता है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर के अंदर नहीं। लेकिन टिपिकली इसकी जगह जो है हम लोग जो है मॉसफेट और आईजीबीटीज़ को जो है यूटिलाइज़ किया जाता है। तो हम इसकी अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास उसी तरीके से एन पी एन ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन जो यहाँ पे चीज़ एक नज़र आती है वो ये है कि एमिटर के बाद बेस हमारे पास जो थी वो तो उसी तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। बेस का एरिया थोड़ा सा बढ़ाया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इधर से आपके पास जो है करंट से बहुत ज़्यादा कलेक्टर टू एमिटर फ्लो करना है, तो बेस की साइड के ऊपर भी रिलेटिवली कुछ करंट होगा। और क्योंकि बेस की जो है आपके पास जो है डोपिंग लेवल कम है तो ये काफ़ी रेजिस्टिव है, तो वो थोड़ी सी इसको बढ़ा के जो है ना ये चीज़ इंश्योर की जा रही है कि आपके पास जो है लॉसेस जो हैं बेस करंट के वो इतने ज़्यादा ना आए आपके पास। और वोल्टेज ड्रॉप जो है बेस टू मीटर वो आपके पास ज़्यादा ना बढ़े। अगर इसकी रेजिस्टेंस ये ज़्यादा कर देंगे तो ये 0.7 वोल्ट पे जो हमारे पास नॉमिनली ऑन होता था तो वन वन पे तो चले ही जाता है, 2-3 वोल्ट्स के ऊपर हो सकता था कि ये ऑन हो रहा होता। तो इसलिए इसकी जो है ना वो थिकनेस डोपिंग लेवल को तो नहीं चेंज कर सकते, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि करंट को पाथ मिल जाए। अच्छा, मेन हमारे पास जो है एन पी एन के अंदर ये एक एन माइनस लेयर कोलेक्टर के साथ ऐड की गई है। तो ये एन माइनस लेयर आपके पास कोलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है, जो कि हमारे पास डायोड के केस में इंट्रिंसिक रीजन होता था, तो उसी तरह से ये वाला भी ड्रिफ्ट रीजन जो है ऑपरेट करेगा। जब आपने डिवाइस को बेस टू एमीटर जंक्शन को आप रिवर्स बायस कर देंगे, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज है, और यहाँ पे भी आपने लेट से नेगेटिव ही अप्लाई कर दिया, दोनों को लेट से बराबर कर दिया। तो ये जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड बायस नहीं है, तो उस केस में ये पॉजिटिव और जो ये वाला नेगेटिव है इनकी वजह से आपके पास कहीं ना कहीं ये वोल्टेज सारी की सारी ब्लॉक होनी है। लेट से ये आई डोंट नो 150 वोल्ट है, ये आपके पास 0 वोल्ट है, ये भी आपके पास 0 वोल्ट है, तो अब ये 150 वोल्ट इस पूरी डिवाइस के अंदर कहाँ पे जाके आएंगे। तो उस केस में आप देखें कि इस जंक्शन की नॉर्मली टेंडेंसी जो है, इन केस के इसको फ्लोटिंग आपने छोड़ा या ज़ीरो से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसकी नॉर्मल जो टेंडेंसी है वो फॉरवर्ड बायस्ड की है। तो रिवर्स बायस्ड के अंदर जो टेंडेंसी है वो आपके पास इस पोर्शन की है, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो जितना भी डिप्लीट इसने करना है वो यहाँ पे करेगा। और इसमें भी फर्दर अगर हम जब देखते हैं तो हमारे पास क्योंकि इसकी कंडक्शन एज़ कम्पेयर टू ड्रिफ्ट रीजन ज़्यादा है, तो ये ड्रिफ्ट करते वक्त ज़्यादातर फैलेगा इस रीजन के अंदर। ठीक है, जहाँ पे डोपिंग लेवल कम है, जो इंसुलेटर के ज़्यादा करीब है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस तरह करके ज़्यादातर जो है वो इस एरिया में आएगी। और ये कितनी वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है ऑफ स्टेट के अंदर वो डिपेंड करेगा कि आप इस कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन की कितनी थिकनेस रखते हैं। तो ये जिस तरह हमने डायोड के केस में देखा था उसी तरीके से ये वाला भी सारा पोर्शन हमारे पास आता है। नॉर्मल बीजेटी के मुकाबले में देखें तो हमारे पास जो पहला एक फ़र्क हमें ऑब्ज़र्व होता है वो ये है कि हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन इसकी वर्टिकल है। नॉर्मल बीजेटी के अंदर जो है वो कलेक्टर आपके पास ए, इस तरह से करके बना होता था। ठीक है,
और यहाँ से करके ये वाला एरिया सारा जो है ना कलेक्टर का होता था, ये पी होता था और ये दोबारा एन प्लस हो जाता था। ठीक है, और यहाँ से कलेक्टर जा रहा होता था, तो ये इसको लेटरल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब क्या किया, ये कलेक्टर इधर से उठा के अगली साइड पे मूव कर दिया, ताकि करंट आपके पास जब फ्लो करेगा तो करंट को ज़्यादा पाथ मिल सके, और जो है करंट डेंसिटी आपके पास जो है वो इतनी हाई ना हो। करंट डेंसिटी हाई नहीं होगी तो उसका मतलब है कि हीट इम्पैक्ट जो है, हीटिंग इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसका मतलब है डिवाइस जो है वो जल्दी डैमेज नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि बेस का हमारा जो है वो एरिया वाइड है, इसको मैंने एक्सप्लेन अभी कर दिया था। लाइटली डॉप्ड हमारे पास कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है, ये भी मैंने बता दिया था, लार्ज ब्रेक डाउन वोल्टेज के लिए इसको इंक्लूड किया गया है, ताकि क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तक आप ना पहुँचें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली वेरी करते हुए यहाँ पे मूव करे। ऑन स्टेट बेस मीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, ये तो हमारे पास नॉर्मली हमें पहले ही इस चीज़ का पता है कि जब ऑन करना है तो सेचुरेशन में होना चाहिए, और सेचुरेशन के केस में हम तब आते हैं जब ये वाला जो जंक्शन है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ये एनपीएन का है, और इसको फर्दर मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे है जैसे डायोड्स बैक टू बैक लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो हमारे पास ये वाला जंक्शन बेस टू एमीटर जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। एन रीजन है, ये पी रीजन है, सॉरी ये पी रीजन है, ये एन है और ये एन है। तो इसको फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए पी एन जंक्शन, जिसका मतलब है यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगी। अगर ये पी एन पी ट्रांजिस्टर होता तो ये डायोड्स का मूव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने कंसिडर करना था। उस केस में फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब होना था कि एमीटर के मुकाबले में ये बल्कि मैं बना ही देता हूँ, अब मैंने मेंशन कर दिया तो कंफ्यूजन ताकि जो है ना वो ज़्यादा ना आए। ये पीएनपी का इक्विवेलेंट डायोड का मॉडल बन जाता है। ठीक है, और ये लेट से आपके पास ये एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। और इस केस में अगर आप कहते हैं कि जनाब बेस टू एमीटर को फॉरवर्ड बायस्ड होना है, तो उसका मतलब है कि ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि डायोड जिस डायरेक्शन में जंक्शन लगा हुआ है तो आपके पास बेस पे वोल्टेज एमीटर के मुकाबले में कम होगी, तो फॉरवर्ड बायस्ड है। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि एन पी एन के केस में बेस जो है वो आपके पास पी टाइप है, तो बेस शुड बी हायर देन द एमीटर। फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया। और सेकंड जो चीज़ हमें बताई गई है वो ये है कि सैचुरेशन में हम तब पहुंचते हैं जब हमारे पास बेस टू कलेक्टर जो है ये प्लस और ये माइनस, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड होता है। मतलब बेस पे वोल्टेज कलेक्टर से भी ज़्यादा होती है और एमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो ये कोई इतना ही सोचने में लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स ये मामला कैसे हो जाता है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि जब हम लोग बीजेटी पढ़ते थे, अगर याद है आप लोगों को, तो ये 0.7 वोल्ट होता था और टोटल सैचुरेशन के अंदर ये होता था 0.3 वोल्ट्स या 0.2 वोल्ट्स कहते होते थे। अब ये अगर 0.2 वोल्ट्स है और ये 0.7 वोल्ट्स है, तो क्या कोई निकाल सकता है कि ये वाली वोल्टेज कितनी होगी? तो ये इसी में से सब्ट्रैक्ट करके केवीएल इधर लगाएं तो पता चलता है 0.5 वोल्ट्स। मतलब कि जो बेस का टर्मिनल आपके पास है वो एमीटर के मुकाबले में 0.7 वोल्ट्स हायर पोटेंशियल पे है, और कलेक्टर के मुकाबले में भी 0.5 वोल्ट्स हायर पोटेंशियल पे है। तो उस केस में आप सैचुरेशन में होते हैं, और उस केस में आप कहेंगे कि जी आपके पास बीजेटी ऑन है। अच्छा जी, और क्या है कि जी ऑन स्टेट हमारे पास जो है सब्सटेंशियल माइनॉरिटी चार्ज इन पी एन एन माइनस रीजन कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आमतौर पे इतने फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, लेकिन जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसकी वजह से जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास काफ़ी हद तक यहाँ पे आ जाते हैं, और जिनकी वजह से हायर इसके अंदर आप यूँ कंसिडर कर लें जैसे कि उन चार्जेस की मूवमेंट स्लो है, पर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इधर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आपके पास जो है वो इसकी बढ़ जाती है। तो इसको कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन यहाँ पे कहा गया है। ये वही फ्री चार्ज कैरियर्स एक तरह के हैं जो डायोड के अंदर भी आपने कंसिडर किए थे। अच्छा, तो आम तौर पे बल्कि ये वाली चीज़, ये वाली स्लाइड में इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ।
अच्छा, आम तौर पे जो ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर हमारे पास मसला क्या आता है? अब हमने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करंट इधर से जो है ना फ़्लो कराना है, ठीक है, इतने बड़ी तादाद में हम चाह रहे हैं कि जी टेक्निकली कलेक्टर टू एमिटर है, तो हम चाह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा तादाद में जो कन्वेंशनल करंट है वो हमारे पास यहाँ से मूव करे। तो अगर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है करंट ने हमारे पास यहाँ से मूव करना है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें ये पूरा का पूरा जो है इस डिवाइस का ये जो एरिया है ये काफ़ी वाइड रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको एरिया मिल सके, ताकि जो है ज़्यादा करंट फ्लो कर सके। पर अगर आप ये एमिटर का इस पॉइंट से लेके अगले पॉइंट तक का काफ़ी जो है वसी तर एरिया यहाँ पे कर देते हैं, तो याद रहे कि बेस से देके जो है ये आगे तमाम जो है इसकी डोपिंग लेवल बहुत कम है। डोपिंग लेवल बहुत कम होने से क्या होता है कि आप यूँ समझ लें कि इसके पाथ के अंदर जो है ना वो रेजिस्टिव छोटे छोटे से रजिस्टर अज्यूम कर लें कि जी आपके पास जैसे लगे हुए हैं। वही वजह है कि जब चार्जेस को इधर से फ्लो करना पड़ता है तो वो बेस की बजाय वो प्रेफर करते हैं कि जी हम मीटर की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है, क्योंकि इधर उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा नज़र आती है और काफ़ी इधर चार्जेस जब मौजूद होते हैं। तो अब ये जो रेजिस्टेंस थी उसकी वजह से फ़र्क हमारे पास क्या पड़ता है कि अगर आपने ऑन करते वक्त इसको जी प्लस माइनस 1 वोल्ट लेट से प्रोवाइड किया, तो वो 1 वोल्ट बेशक थोड़ी सी हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन उसकी वजह से आप यूँ समझें कि जी बेस करंट ने जब इधर से फ़्लो करना होता है इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से आपके पास रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, तो ड्रॉप आएगा वोल्टेज का। तो वो आप यूँ अज्यूम करें कि जी यहाँ पे जाके 0.9 वोल्ट हो गया, इधर जाके 0.8 वोल्ट हो गया, इधर जाके जो है 0.7 वोल्ट है। और ये मैं थोड़ा स्लो लेके जा रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ से कंसिडर करें कि ये 0.2 का फ़र्क आ रहा है, 0.8 हो गया, 0.6 हो गया और 0.4 वोल्ट्स हो गया। अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी किसी जंक्शन के अक्रॉस डायोड की तरह ही एक इंडिविजुअल जंक्शन ने बिहेव करना होता है, तो उसके अक्रॉस जो करंट है जिसको मैं इधर आईसी कह देता हूँ वो हमारे पास होता है आई एस लीकेज करंट और ई टू द पावर ऑफ माइनस वी बी ई ओवर एन वी थर्मल, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जी जहाँ पे ये 0.6 से या 0.5 वोल्ट से कम हो गया है, तो इस पूरी पेरीफेरी के अराउंड देखेंगे तो उस जगह के ऊपर जंक्शन ही ऑन नहीं हुआ। तो करंट जो है मतलब कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये इन एक्सट्रीम एजेस पे करंट फ्लो नहीं कर रहा। आप कहेंगे कि जी इसका अच्छा हमारे पास हाल ही है कि जी हम यहाँ पे भी बेस का कनेक्शन लगा दें, ठीक है, ऊपर से शॉर्ट सर्किट इनको कर दें। लेकिन उस केस में भी क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे वोल्टेज लेट से 1 वोल्ट आपने जैसे दिया था ना, माइनस और प्लस 1 वोल्ट, तो इस पॉइंट के ऊपर आके लेट से 0.8 वोल्ट हो गए दोनों के, इस पॉइंट पे आके जो है ये 0.6 वोल्ट हो गए क्योंकि वो करंट की वजह से। और जो ये इसके आगे वाला हिस्सा है वो आपके पास ऑन ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके क्रॉस जो है वो इतने वोल्टेज ही नहीं आई कि आपके पास कलेक्टर करंट फ्लो कर सके। पहला मसला ये हो गया। दूसरा मसला हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि ये जो करंट इधर से फ्लो करना है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है कि कितनी वोल्टेज आपके पास है उस जंक्शन के क्रॉस। पर हमने पेरीफेरी के ऊपर देखा कि यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और इन जगहों पे बहुत कम है। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा हमारे पास कि जितना भी यहाँ से जो करंट आना था वो यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इन इन पॉइंट से। और जो यहाँ पे है यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और इधर से आप समझ लें कि बहुत थोड़ा सा करंट जो है ना वो यहाँ से आ रहा है। और ये बीच का सारा जो एरिया आपने बनाया था जो कि आपने कहा था जी मैक्सिमम इधर से, वहाँ से आ नहीं रहा। इसने पाथ भी लंबा लिया, पाथ लंबा लेने की वजह से इसको रेजिस्टेंस भी रिलेटिवली ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। तो अगर एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल उतना ही करंट फ्लो कर रहा है उसमें से, ये जो पाथ है इसके लिए, पर लेंथ अगर ज़्यादा है तो इसको रेजिस्टेंस भी ज़्यादा नज़र आएगी। तो हमें तो इतने सारे मसले मसाइल इस पूरे के अंदर जो है ना हमारे पास आगे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये रिपीट मैं इसलिए नहीं कर रहा कि रिकॉर्डेड होगा, आप दोबारा इसको ना
देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि आपके पास बेस के ऊपर जो है ना वो रेजिस्टेंस लेटरल करंट के फ्लो की वजह से रेजिस्टेंस एक आती है, जिसकी वजह से लेटरल वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेटरल वोल्टेज ड्रॉप मेक्स वीबीई लार्जर एट द एज ऑफ, एजिस के ऊपर ज़्यादा कर देता है। और करंट क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है वीबीई वोल्टेज के, तो हमारे पास क्या बेस मीटर करंट जो है ना वो उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है एजिस के ऊपर और सेंटर के मुकाबले में। इस इफेक्ट को कहते हैं एमिटर करंट क्राउडिंग। ठीक है, कि करंट क्राउड हो जाता है कुछ जगहों के ऊपर, बाकी जगहों से नहीं फ्लो कर रहा। आपने इतना बड़ा सिलिकॉन का एरिया प्रोवाइड किया कि जी यहाँ से सारा का सारा करंट फ्लो करेगा, उसने ये सारा छोड़ के वो एजी से फ्लो करने लग गया। तो वही उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि जी ये एजी से जब फ्लो करेगा ये क्वालिटेटिवली कि जी वोल्टेज ड्रॉप्स आपके पास हो रहे हैं, तो एंड रिज़ल्ट क्या है कि जी करंट यूँ फ्लो कर रहा है और सेंटर से बहुत कम है। टू रिड्यूस effect of current crowding by breaking emitter into many narrow regions connected in parallel। अब इसका हल क्या होता है? हल ये होता है कि जी हमने एक इतना बड़ा एमीटर बनाने का हमें क्या फ़ायदा? ठीक है, हमने करंट अगर उतना ही फ्लो कराना है तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि एमीटर के छोटे छोटे से रीजन या फिंगर्स आप समझ लेना, इस तरह से वो फिंगर्स इस तरह की बना लें जिसके बीच में बेस का एरिया हो। ठीक है, तो हम जब इस तरह का फिंगर्स वगैरह उसकी कर लेंगे, जिसको इंटरडिजिटेटेड, डिजिट मतलब फिंगर्स को डिजिट्स भी कहते होते हैं ना, तो इंटरडिजिटेटेड के जैसे उंगलियां आपने जो है ना वो दोनों हाथों की एक उंगली है, फिर दूसरी उंगलियों को अब मैं वैसे दिखा नहीं सकता क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है कि उंगलियों को कैसे इंटरडिजिटेटेड साथ साथ आप दोनों हाथों की उनको ज्वाइन करें ना, तो एक हाथ की एक उंगली उसके बाद जो दूसरे हाथ की है, तो एक हाथ को आप समझ लें एमीटर है, दूसरा हाथ जो है वो आपका बेस का है। तो वो जब आपस में इस तरीके से होंगे तो ओवरऑल आपके पास एमिटर का लेट से टोटल एरिया इस जगह के ऊपर उतना ही है जितना कि यहाँ पे था, लेकिन आपने उसको स्मॉलर एरियाज़ में ब्रेक डाउन किया, तो ये जो पाथ इसको फ्लो करवाना था वो पाथ आपके पास रिड्यूस हो गया, जिससे आपने जो है करंट क्राउडिंग के इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया। एलिमिनेट फुल्ली नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप कर देंगे, अगर करंट की लिमिट फिर बढ़ाते जाएं किसी ना किसी करंट की एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर जाके दोबारा ये इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा करंट फ्लो कराना था, उसके लिए उतना ही ज़्यादा आपको बेस टू मीटर वोल्टेज भी प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो चीज़ इंश्योर हो सके। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। तो ये जो इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, कि ये पूरा का पूरा एरिया बेस का है, तो ये एक फिंगर है। अब इसको मतलब समझें कि जी हाथ की जैसे फिंगर्स हैं ना, ऐसे हैं, और यहाँ पे ये दूसरे हाथ की फिंगर्स, इसलिए इसको इंटरडिजिटेटेड जो है ना स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आप नाखून समझ लें। ठीक है, और ये दूसरे हाथ के नाखून है। तो ठीक है, ये वैसे मजाक में था, लेकिन आपको जो है उसकी सेंस समझ आ गई है कि कैसे जो है इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर आपके पास ये वाला मसला हल कर देता है। तो इसी के लिए जो है ना ये मिनिमाइज़ करता है इफेक्ट ऑफ करंट क्राउडिंग को। तो ये वही कंस्ट्रक्शन है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई गई थी, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा जो है ये करंट क्राउडिंग रिड्यूस करने के लिए काम किया गया। तो अगर टॉप व्यू से पूरी एक चिप को देखेंगे तो वो आपको इस तरीके से करके नज़र आएगी। ठीक है, तो ये ए टू बी वाला जो हिस्सा है ना वहाँ से इन्होंने कट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं लेट्स से। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि जी यहाँ पे एक वो कनेक्शन उसका कर देंगे बेस का, एक दूसरे बॉन्डिंग कर देंगे, और ये पूरा जो ये आपके पास जो है सर्पेंटाइन सा स्ट्रक्चर चल रहा है ये बेस का है। ये एक्चुअल माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है व्यू है। 800 वोल्ट 5 एम्पेयर की जो है ना बुल 138 टाइप जो है डाई है बीजेटी की एनपीएन की कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, तो ये एक हमारे पास करंट क्राउडिंग का हो गया। दूसरी हमारे पास जो चीज़ है, जैसे कि बताया गया था कि ये जो कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है यहाँ पे आपने चार्जेस को जो है ना पहुंचाना होता है। चार्जेस को जब चार्जेस यहाँ पे पहुंचेंगे तो फिर आप लो रेजिस्टेंस के साथ ऑन होंगे। तो ये वैसे इनिशियली लेक्चर्स के अंदर भी जो है वो स्टार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो पावर बीजेटी में फिर हम क्या करते हैं कि अगर तो आपके पास जो है बेस टू एमीटर वोल्टेज, मतलब
ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, और अगर आपके पास बेस से कलेक्टर, ये दोबारा मैं इधर मॉडल उसी तरह से बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि किसको फॉरवर्ड करना है और किसको रिवर्स बायस्ड करना है। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये आपके पास एमिटर है। तो अगर ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है, तो आप एक्टिव रीजन में एम्पलीफाई कर रहे हैं। एक्टिव रीजन में हमने अपना सर्किट जो है वो नहीं इस्तेमाल करना। हमारा मकसद ये है कि हम या तो इसको कट ऑफ में लेके जाएं तो स्विच ऑफ है, या हम इसको जो है सैचुरेशन में लेके जाएं। एक्टिव में जाएंगे तो आपके पास जो है ना कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज काफ़ी हाई आ रही होगी, लेट्स से आई डोंट नो 25 वोल्ट आ रही है, और करंट भी आपके पास ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा, तो उसकी वजह से पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वो लीनियर मोड में ना, एक्टिव रीजन जो है वो लीनियर मोड में ऑपरेशन को ही कहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जी अगर आपने इसको जो है बेस टू कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, मतलब इसके क्रॉस पॉइंट 3.4 वोल्ट्स आपके पास आ रहे हैं टोटल कलेक्टर टू मीटर, 0.3 वोल्ट्स वगैरह पे कर दिया आपने, तो उस केस में भी डिवाइस आपके पास एक तरह की ऑन है, लेकिन है कि एक्चुअली आपके पास रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस इधर से आप फ्लो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, सॉरी। वो क्यों? क्योंकि जो चार्जेस आपने इधर जो सारे के सारे इंट्रोड्यूस किए थे वो अभी तक आपके पास जो है ना इस कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन में इंटर नहीं हुए। जब एक दफ़ा कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन के अंदर इंटर होकर इसको फुल्ली फिल नहीं करते, तब तक आपके पास रेजिस्टेंस कम रहेगी। जैसे ही ये चार्ज एक्सेस जो है वो आके पूरी तरह से इसको फिल कर लेता है, तो उसके बाद जाके ये लो रेजिस्टेंस के साथ आपके पास जो है ना बीजेटी ऑन हो जाता है। तो इस स्टेटस को इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको हार्ड सैचुरेशन कह देते हैं और इसको क्वाजी सैचुरेशन कह देते हैं। तो इसको वेव फॉर्म के हिसाब से आईवी कर्व्स के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया हुआ है कि जी जो नॉर्मल आपके पास जो सैचुरेशन का एक रीजन आता है वो ये है। ये आम बीजेटी के केस के अंदर जो है ना ये फ़र्क डिस्टिंग्विश नहीं आप कर पाते, और ना एग्जिस्ट करता है ये फेनोमिना, क्योंकि आपके पास कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन नहीं है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके पास पावर बीजेटी में होगी। तो पावर बीजेटी के केस में फिर ये नॉर्मल सैचुरेशन से हार्ड सैचुरेशन में जब जाएगा तो आपके पास जो है जो वोल्टेज, लेट से यहाँ पे जो वोल्टेज आपके पास आ रहे थे उसके मुकाबले में जो वोल्टेज ड्रॉप अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो वो आपको नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो कम है। लेट से पहले आप सैचुरेशन में थे, तो सैचुरेशन में आपके पास जो है ना वो आई डोंट नो 1 वोल्ट था कलेक्टर टू एमीटर, और अब आपने जब किया है ना तो वो रिड्यूस होके आपके पास 0.2 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो 0.2 वोल्ट के ऊपर ये इसको कह लें कि ये 1 वोल्ट था पहले एब्सोलूट के अंदर, और अब ये 0.2 वोल्ट में है। और करंट की थोड़ी सी रिडक्शन है, लेकिन वो है कि वोल्टेज के हिसाब से सर्किट को जितना चाहिए उतना करंट यहाँ से आ जाएगा। अच्छा जी, तो उस केस में ये बीटा फोर्स्ड हो जाता है, ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स उसमें चीज़ नहीं है। हमेशा उसको बीटा फोर्स्ड ही कह देते होते हैं, क्योंकि बीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है एक्टिव रीजन में। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपने ऑफ का क्या मतलब था कि वोल्टेज जितनी सप्लाई की थी वो सारी की सारी आ रही थी वीसीसी, और करंट आपके पास इस पॉइंट पे ज़ीरो है, इस पॉइंट पे। उधर से जब आपने हार्ड सैचुरेशन में जाना है, आपको बीच में ये सारा एक्टिव फॉरवर्ड एक्टिव रीजन से गुजर के ही वहाँ पे जाना है। इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिएंट फेज़ होगा यहाँ से यहाँ तक और वहाँ से वापस इधर आने का, उसके दरमियान में आपके पास कुछ ना कुछ लॉसेस आएंगे। तो जितनी तेज़ी से आप इस स्टेज से गुजर जाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। पर इसकी भी लिमिट है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इतना चार्ज आपने जो इंट्रोड्यूस कराना है, चार्जेस यहाँ पे आएगा एक्स्ट्रा, कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन के अंदर आएगा, उसको भरेगा, फिर उसे रिमूव करने में आपको टाइम लगेगा। तो ये आप इसकी जो स्पीड है वो एक तरह से थोड़ी बहुत लिमिटेड होती है। तो इसको बहुत अल्ट्रा हाई स्पीड के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है एज अ स्विचिंग डिवाइस आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक और इसकी लिमिटेशन हमारे पास आ गई।
तो ऑन या ऑफ का अगर जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जी बेस के ऊपर आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की, ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज आपने अप्लाई की तो आपके पास इनिशियली कुछ नहीं हुआ, कुछ देर तक चार्जेस एक्स्ट्रा आए, उन्होंने जो है बेस के बेस टू इमिटर जंक्शन को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑन करना शुरू किया, थोड़ी देर तक जो है उसने सफिशेंटली ऑन कर लिया तो आपके पास करंट बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, बेस का करंट, क्योंकि जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया बेस का करंट आ रहा है लेकिन कलेक्टर करंट आपके पास फ्लो नहीं हुआ, थोड़े डिले के बाद फ्लो होना शुरू हुआ और काफ़ी देर के बाद जाके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होते हुए जैसे जैसे चार्जेस आपके पास और जो है अंदर आ रहे हैं, तो उसके बाद जाके ये मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू के बाद जब आपने एक दफ़ा ऑफ़ करना है, ऑफ़ करने के लिए आप दोबारा यहाँ पे आपने किया उसको, लेकिन है कि ये करंट फिर आपके पास कुछ देर तक नेगेटिव फ्लो करेगा। वो नेगेटिव क्या कि जो एक्सेस चार्ज है, ठीक है, तो वो जो एक्सेस चार्ज है वो आपके पास यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो तमाम करंट जो है वो उन चार्जेस को रिमूव करेगा। तो जब तक वो चार्जेस सफिशेंटली रिमूव नहीं हो जाते, पहले चार्जेस रिमूव होंगे, उसके बाद जाके आप जो है एक्टिव रीजन की तरफ मूव करते हुए बैकवर्ड ऑफ की तरफ जाएंगे तो करंट आपके पास रिड्यूस करता रहेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पास फुली डिवाइस ऑफ हो जाएगी। तो अगर आप इसको ये नेगेटिव नहीं वोल्टेज पल्स इधर देते तो ये आपके पास प्रोसेस और एलोंगेट हो सकता है, चार्ज उतना ही रिमूव होगा लेकिन उस केस में हो सकता है कि इसकी शेप इस तरह से करते करते एरिया उतना ही रहेगा लेकिन जो है ये टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो वो टाइम को रिड्यूस करने के लिए आपकी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके आप वो सारे चार्जेस को रिमूव करें। तो पावर बीजेटी और इन एप्लीकेशंस में जो है आपने ज़ीरो करके ख़ाली नहीं कर देना, आपकी कोशिश होगी एक्टिवली जो है ना ऑफ को भी, प्रोसेस को भी फास्ट किया जाए। अच्छा जी, और इसके अलावा हम कहाँ पे आते हैं, हमारे पास डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन भी है जिसको यूज़ किया जा सकता है इन केस के आपने जो है ऑन के केस में आप गेट कंट्रोल लॉसेस को अपनी तरफ से मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं और आपकी कोशिश है कि जी आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो करंट को जो है ना पास करवाना चाह रहे हैं। तो लेकिन इसमें चीज़ ये है कि आपने अगर बेस के ऊपर से करंट को रिड्यूस कर दिया लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी प्लस, तो वो आपके पास अगर एक की 1 वोल्ट थी तो 2 की वजह से आपके पास 2 वोल्ट आ रही है, पर करंट ये खाली मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन जो करंट है वो आपके पास 100 से मल्टीप्लाई होता हो, वो मतलब 100 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा बीटा के हिसाब से। तो करंट इधर से बहुत माइन्यूट होगा तो उस वजह से ये फिर भी बेनिफिशियल आपके लिए रह जाता है। तो लेकिन है कि इसके अंदर सिर्फ टोटल यही लॉसेस नहीं है, तो ये प्लस माइनस के हिसाब से कुछ लॉसेस यहाँ पे भी आएंगे आपके पास। जो ये 1 वोल्ट था और इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी लॉसेस हैं। तो जितने लॉस एक नॉर्मल बीजेटी में आने थे उतने अभी भी आपके पास आ रहे हैं और एडिशनल ये वाले भी कुछ नेग्लिजिबल किस्म के लॉसेस आ रहे हैं। तो ये इतना भी कोई मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इससे बेहतर है कि आप एक सिंगल बीजेटी जो है जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से सिलिकॉन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो, इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर हो, उसको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हैं। अच्छा जी, तो अब हमें क्योंकि पता है कि हमने बीजेटी को बहुत हाई करंट्स फ्लो कराने के लिए यूटिलाइज़ करना होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इसमें हीटिंग भी काफ़ी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमारे लिए जो है बीजेटी की पैकेजिंग जो है ना ये एक बहुत अहम हिस्सा है कि आपके पास मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल होते हैं और हर पैकेज के अंदर जो है ना वो डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट जो है पावर रेटिंग को या टेम्परेचर को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जो स्मॉलर पीसीज हैं उसके अंदर जो है वो हीट जो इस जंक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको अफेक्टिवली रिमूव नहीं कर सकते। जो ये मेटेलिक वाले हैं इसमें क्योंकि मेटल लगा हुआ है, मेटल थर्मली कंडक्टिव होता है तो वो तेज़ी से जो है हीट को रिमूव कर लेता है।
या बाकी हीट सिंक्स को भी इंट्रोड्यूस करके प्रॉपरली डिज़ाइन करके इनके साथ लगाया जा सकता है, ताकि ऑपरेशन के दौरान ऐसे ना हो कि बहुत ज़्यादा हीट जो है जंक्शंस के अंदर प्रोड्यूस हो, जिसको आप रिमूव ना कर सकें और उसकी वजह से आपके पास जो डिवाइस वो डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे एक ये डिवाइस का जो है इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर ये SOT वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये टिप है मेरे ख्याल में, TIP, वो सारे ये तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। अच्छा, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने जो है ना यहाँ पे एक ये हमारे पास बेस का लगा हुआ है। कैसे पता? क्योंकि बेस का कम करंट है और जो वायर लगाई है इन्होंने वो सबसे पतली जो है वो बेस के लिए। बाकी ये वायर्स इधर से करके मूव करते हुए एक कलेक्टर की होगी और एक नहीं, ये दोनों ही इन्होंने लगाई हैं प्रोबेबली। बेस ऊपर है तो ये वाला एमिटर की हैं, और जो कलेक्टर की होगी वो अगली साइड के ऊपर इस बेस के नीचे वाले हिस्से के ऊपर से उन्होंने सोल्डर की होगी। तो वो इस टॉप एंगल से प्रोबेबली नज़र नहीं आ रहा आपको। तो ये तीनों का जो है वो करंट इस डाई से लेके ये जो बड़ी तारें हैं उनके दरमियान में इन पतली सी वायर से फ्लो करना होता है। अच्छा जी, तो अब हमने जब एक दफ़ा पावर BJT को देख लिया, तो यूज़ करने से पहले इसको किसी भी सर्किट के अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो कि एज इंजीनियर्स आपको पता होना चाहिए। अब वो क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ ये है कि जो पावर BJT के ऊपर खाली अगर रेटिंग है, जैसे यहाँ पे एक ये ऑन सेमीकंडक्टर वालों का जो है पावर BJT है, इसका वैसे मॉडल ऑन सेमीकंडक्टर्स वालों का, लेकिन इसका मॉडल नहीं लिखा, पर 10 एम्पेयर उन्होंने कहा जी इसकी करंट रेटिंग है। 80 वोल्ट कहा है उन्होंने इसकी वोल्टेज रेटिंग है। तो 80 वोल्ट और 10 एम्पेयर अगर इकट्ठे गुजर रहे हो तो ये तो 800 वाट तक इसको हैंडल करने चाहिए, लेकिन इसकी जो पावर रेटिंग है वो उन्होंने कहा है 90 वाट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इन तीन नंबरों के साथ जो है ना पूरी तरह से आप तक नहीं पहुंच रही। आपने अगर यूज़ करना है और आप खाली ये 10 एम्पेयर को देख के कर लेंगे डिज़ाइन अपना सर्किट और वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो पॉसिबल है कि बाकी दो में से कोई ना कोई लिमिटेशन ओवरकम हो जाए और आप डैमेज आपकी डिवाइस हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि आपके पास जो है ना सिंपल करंट एंड वोल्टेज रेटिंग सफिशेंट नहीं होती कि आपने कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करनी है अपने सर्किट में और उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई हीट सिंक किस तरह का लगाना है, बाकी चीज़ें डिटरमिन करने के लिए। इसके लिए क्या करते हैं कि पावर सेमीकंडक्टर जो पावर ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं ना, वहाँ पे एक सेफ ऑपरेटिंग एरिया जो है ना वो आपको एक पूरी कर्व बना के दी जाती है। ये VCE और IC आपके पास वही हैं जो कि आपने इधर बनाए थे जी। ये सैचुरेशन है, ये आपके पास क्वाजी सैचुरेशन है, ये आपके पास हार्ड सैचुरेशन है, ये आपके पास जो है वो IC करंट है, ये आपके पास VCE है। ऑफ के टाइम में आप यहाँ पे थे 90 VCC यहाँ पे था और इधर से यूं आप मूव कर रहे थे एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो वो जो कर्व आपके पास थी ना IC और VCE, ये वही IC और VCE के ऊपर इन्होंने पूरे शेडेड रीजन्स बनाए हुए हैं कि इस रीजन में आप इसको पावर ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रीजन के बाहर आपने नहीं इस्तेमाल इसको करना। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशंस जो है सेफ ऑपरेटिंग एरिया में वो कंबाइन करता है वेरियस लिमिटेशंस को, जैसे कि मैक्सिमम वोल्टेज, करंट, पावर, जंक्शन टेम्परेचर, सेकेंडरी ब्रेकडाउन, जैसे हमने देखा था कि उधर करंट क्राउडिंग से जो आ सकते हैं। तो उन सारे ब्रेकडाउन्स को अवॉइड करते हुए जो है ना वो एक कर्व के अंदर बताते हैं कि कहाँ पे आपने ऑपरेट करना है, और ये डाटा शीट्स के अंदर जो है ना अवेलेबल होता है। अब इसमें दो हमारे पास ना कैटेगरीज आती हैं। एक हमारे पास आती है फॉरवर्ड बायस्ड सेफ ऑपरेटिंग एरिया और एक हमारे पास होता है रिवर्स्ड बायस्ड सेफ ऑपरेटिंग एरिया। फ़र्क क्या है? आपने जब BJT को यूज़ करना है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस सेफ ऑपरेटिंग एरिया का मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर देते हैं इसके बेस टू मीटर जंक्शन को, तो उस केस में ये कितने एक वोल्टेज को जो है वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, और जो आपके पास रिवर्स्ड बायस्ड सेफ ऑपरेटिंग एरिया आर बायस्ड
सेफ ऑपरेटिंग एरिया, वो उस केस में होता है कि अगर आपने इसको फॉरवर्ड बायस नहीं किया, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, या एटलीस्ट ये जंक्शन जो है आपने फॉरवर्ड बायस नहीं किया हुआ, उस केस में ये कितने वोल्टेज और करंट को हैंडल कर सकता है। ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ होगी कि जब आपने ऑन ही नहीं किया डिवाइस को तो कैसे हैंडल करेगा। लेकिन जो है ये उसी तरह का फैक्ट है कि जी डायोड में से करंट कोई नहीं था, आप कहते हैं जी डायोड तो ऑफ़ किया हुआ था हमने, लेकिन ये है कि इसके प्लस माइनस आप अगर 1000 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ब्रेक डाउन करके आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऑफ स्टेट के अंदर भी डिवाइसेस के अंदर पावर ट्रांजिस्टर में ये चांसेस होते हैं कि जी डैमेज हो सकती है डिवाइस। तो इसलिए दोनों रेंजेस जो है ना वो गिवन होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये फॉरवर्ड बायस्ड सेफ ऑपरेटिंग एरिया FBSOA। तो यहाँ पे हमारे पास ना ये उसी डाटा शीट में से है कि 10 वोल्ट कहा था और 10 एम्पेयर और 80 वोल्ट कहा था, और साथ पावर की उन्होंने बताया था मेरे ख्याल में 90 वाट्स ऑफ पावर, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें नज़र आता है कि द फॉरवर्ड बायस सेफ ऑपरेटिंग एरिया डिस्क्राइब्स द एबिलिटी, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है ना जो A to B जो रीजन है, फिर एक B to C रीजन है, और एक फिर D to E हमारे पास जो है ना लिमिटेशन है। तो A to B जो लिमिटेशन है ये हमारे पास है कि मैक्सिमम करंट की लिमिटेशन, ये उस वक़्त आपके पास डिटरमिन करती है ब्रेकडाउन का जब आपके पास जो है ना वोल्टेज बहुत कम हो रिलेटिवली। और ये लिमिट किससे होती है? ये लिमिट होती है कि I² R के हिसाब से, ठीक है, I² R के हिसाब से आपके पास जो है ना करंट फ्लो कर रहा होता है इन बॉन्डिंग वायर्स में से, ये जो यहाँ पे लगी हुई हैं। तो आपको अब पता होगा कि जी अगर इधर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाए तो I² R के हिसाब से आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी, Q चार्ज ना समझ लें आप इसको, चलें H लिख देते हैं, हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की वजह से जो है ये वायर मेल्ट कर सकती है। तो अगर 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आप जो है ना यहाँ पर से फ़्लो करवाएंगे तो आपके पास ये वाली वायर मेल्ट हो जाएगी, और उसके मेल्ट होने की वजह से आप जो है ना डिवाइस को ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, आप उसको चेक करेंगे तो डिवाइस डैमेज्ड है, ठीक है। तो वो रीबॉन्ड अगर कर सकें और उसके बाद ये ठीक हो जाए तो और बात है, लेकिन वैसे ये डिवाइस आपके पास अब डैमेज हो गई। तो इसको जो है ना हम कहेंगे वायर बॉन्डिंग वायर लिमिट। उसके बाद हमारे पास है D to E के केस में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि पावर BJT को जंक्शंस के हिसाब से आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला जो है ये आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड है, और ये वाला जो है ये भी आपने जो है ना ऑपरेशन के दौरान किसी भी मोड के अंदर हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आपके पास 0.7 वोल्ट हैं और ये D to E का मतलब है कि इसके अक्रॉस आपके पास जो है 80 वोल्ट है, ठीक है। तो उन 80 वोल्ट्स की वजह से अब यहाँ पे तो 0.7 ही है, तो सारा का सारा जो एक्चुअल बर्डन आ रहा है वो आपके पास बेस टू कलेक्टर जंक्शन के क्रॉस आ रहा है। तो ये जो बेस टू कलेक्टर जंक्शन है ये डायोड की तरह नहीं है जो आपने पावर डायोड्स का देखा था, ये इतने ज़्यादा वोल्टेज अपने क्रॉस जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होता है कि जी ये एक तरह की आपके पास BJT की जो है ना कलेक्टर बेस जंक्शन के ब्लॉकिंग वोल्टेज आप इसको समझ लें। तो जब BJT के क्रॉस वोल्टेज अगर इससे ज़्यादा आएगी तो आपके पास उस ऊपर वाले जंक्शन का ब्रेकडाउन अकर कर जाएगा, ठीक है। और जब उसका ब्रेकडाउन अकर कर जाएगा तो आपके पास यहाँ से करंट फ्लो करने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, और ये बेसिकली जब करंट तो पहले भी फ्लो कर रहा था ये जो है ना डैमेज कर देगा इसको, और आप जो है फिर डिवाइस बेसिकली डैमेज होगी। तो ये जो लिमिट है आपके पास इस जंक्शन की, ठीक है, बेस टू कलेक्टर जंक्शन की रिवर्स बायस जो लिमिट है ये आपके पास जो है ना पूरे BJT की जो है फॉरवर्ड बायस सेफ ऑपरेटिंग एरिया में मैक्सिमम वोल्टेज की लिमिट ये डिटरमिन करता है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जी बहुत कम करंट हो,
ठीक है, तो फिर आप जो है ना यहाँ पे जाके आपके लिए मसला बनता है। अगर करंट जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा है तो आपके पास ये लिमिटेशन नहीं आएगी। तो साइमल्टेनियसली अगर बहुत लो वोल्टेज है, हाई करंट है, तो बॉन्डिंग वायर डैमेज हो सकती है। अगर आपके पास बहुत ही लो करंट है पर वोल्टेज बहुत हाई है, इंडक्टिव लोड्स के केस में ऐसा पॉसिबल है, तो उस केस में आपके पास जो है ये ब्रेक डाउन डी टू ई अकर कर सकता है। और अगर आपके पास वोल्टेज करंट थोड़े ज़्यादा हैं दोनों, तो बी टू सी या सी टू डी वाला जो है एरर, वो आपके पास जो लिमिट है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है ये बी टू सी लिमिट क्या है? बी टू सी लिमिट हमारे पास है थर्मल लिमिट जंक्शन के हिसाब से। तो जो जंक्शन हमारे पास था, जिसको हमने ऐसे बना के हमने शो किया था कि जनाब ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एमीटर लगा हुआ है, और इधर से करंट वगैरह और चीज़ें सारी आ रही हैं। तो अगर हमारे पास सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है, करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहा है, और हमारे पास जो है ओवरऑल जो है कलेक्टर से एमीटर तक वोल्टेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बाकी हमारे पास ये अंदर इंटरनली जंक्शंस लगे हुए हैं, उन जंक्शंस के अक्रॉस हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये टिपिकली पूरे के अक्रॉस जो है किसी भी पॉइंट पे, ये वाला तो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो यहाँ पे जो है ना आमतौर पे ये ज़्यादा हीट जो है ना ये प्रोड्यूस होगी। तो अगर तो आपने जो है यूज़ किया हुआ है कोई हीट सिंक वगैरह, या आपने मेटल वाला जो है पैकेजिंग यूज़ किया है, तो वो क्या करेगा, ये गर्म होने लग जाएगा, तो गर्म होने के साथ साथ वो उसको ठंडा करता रहेगा। या फ़ैन साथ लगाया हुआ है तो वो उसको ठंडा करता रहेगा, टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा, तो डिवाइस नहीं डैमेज होगी। लेकिन अगर आपके पास वो उस तरीके से प्रॉपरली नहीं आपने मेंटेन किया हुआ, तो इस रेंज मतलब कि इस लाइन से ऊपर आप अगर पहुंचेंगे तो आपके पास डैमेज हो जाएगा। तो इससे नीचे रखने का तरीका यही है कि हीट सिंक्स वगैरह को यूटिलाइज़ किया जाए। ये जिस टेम्परेचर पे ये ब्रेक डाउन अकर करता है, वो टेम्परेचर जो है प्लास्टिक वाले पैकेजेस के ऊपर तकरीबन जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मेटल वाले पैकेजेस यूज़ करते हैं तो 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ये सही तरीके से चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास सेकेंडरी ब्रेकडाउन वाला है बाउंड्री सी टू डी, जो कि हमारे पास रिलेटिवली हाई वोल्टेज है और करंट हमारे पास जो है वो रिलेटिवली कम करंट है, तो उसके ऊपर ये वाली लिमिटेशन हमारे पास लग रही है। उस लिमिटेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे आपको करंट क्राउडिंग वगैरह का पहले बताया गया था कि अगर वोल्टेज काफ़ी आपके पास जो है बेस टू मीटर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास क्या होता है इस केस के अंदर, हाई वोल्टेज होने की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं डिवाइस के अंदर, वो थोड़ी सी स्क्यू हो जाती हैं। अगर खाली 10 वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हिसाब से जो है ना करंट यहाँ से फ़्लो करने को इन जंक्शंस के क्रॉस प्रेफर कर रहा होता है। पर अगर हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज आपके पास फॉरवर्ड बायस के केस में आ रही होती है, तो याद रखें, तो उस केस में क्या हो रहा होता है, ये मैं इधर करके इसको बना दूं कि यहाँ पे अगर आपके पास 0.7 वोल्ट है और ये टोटल के अक्रॉस आपके पास लेट से 100 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो जंक्शन है कलेक्टर टू बेस, ये आपके पास रिवर्स्ड बाइस्ड है। एक्टिव रीजन में फुल्ली एक तरह से आप नहीं कह सकते कि आप अभी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस आपके पास तकरीबन 99.3 वोल्ट आ रहे हैं। उस 99.3 वोल्ट ने कहाँ पे आना है, वो डिप्लीशन रीजन इसके क्रॉस बना होगा और वहाँ पे ये वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इस वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो करंट की डेंसिटी है वो आपके पास सेंटर के अराउंड नहीं इतनी रहती, बल्कि उसकी बजाय ज़्यादातर जो है ये एलोंगेट होके एजिस के थ्रू आपके पास आ रही होती है, और ये जो पंच थ्रू के थ्रू जो करंट आपके पास मूव कर रहा है। और अगर ये एक रिलेटिवली हाई वोल्टेज के ऊपर और करंट की भी वैल्यू सिग्निफिकेंटली लार्ज है, तो उस केस में आपके पास ये सारा का सारा करंट थोड़े से हिस्से की तरफ जो है वो लिमिट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। एज द करंट डेंसिटी इंक्रीजेज द एरिया इन विच पावर डिसिपेशन अकर्स डिक्रीजेज। तो अब पहले इतने पूरे हिस्से से मैक्सिमम डेंसिटी थी, तो
ज़्यादा एरिया में से पावर डिसिपेशन। अब वो सारा का सारा इतने से हिस्से के ऊपर जो है ना आपके पास जो है वो पावर डिसिपेशन आ रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये हीट पूरे जंक्शन पे नहीं लेकिन लोकली इन एरियाज़ के ऊपर प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो है आपके पास हीट की वजह से डिवाइस जो है डैमेज हो जाती है, ब्लो आउट आपके पास हो जाता है। तो आप यूँ समझें कि जैसे ट्रांजिस्टर का ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से कलेक्टर टू मीटर आपके पास ट्रांजिस्टर का अफेक्टिव एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसकी करंट कैरिंग लिमिट जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है C2D सेकेंडरी ब्रेकडाउन वाला जो है ना ये इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे देख के हमें ये भी चीज़ एक आइडिया हो जाता है अच्छी तरह से कि हमने अगर जो है ख़ाली हम कहें कि जी 10 एम्पेयर से नीचे रखेंगे तो हमेशा हमारा सर्किट ठीक होगा, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि 10 एम्पेयर से नीचे रखा है पर वोल्टेज उसके क्रॉस जो है लेट से आपने तीन चार 4 वोल्ट 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है लेकिन वोल्टेज 20 वोल्ट आ गई है, लॉग स्केल है, तो आपके पास जो है यहाँ पे डैमेज हो जाएगी डिवाइस। अच्छा, फर्दर यहाँ पे क्या है कि ये डीसी के लिए ये लाइन है। अगर डीसी की बजाय आप क्या करते हैं कि एक कोई पल्स इस तरह की अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और काफ़ी देर के बाद एक दोबारा पल्स इस तरह की अप्लाई कर रहे हैं, या एक फ्रीक्वेंसी ख़ास के हिसाब से जो है ना पल्सेस ही आपके पास आ रही हैं, जिसमें ऑन रहने वाला जो टाइम है वो 5 मिली सेकेंड है, तो उस केस में आपके पास जो है वो कर्व इस तरह की बनेगी, मतलब आप ज़्यादा करंट भी फ्लो करा सकते हैं। अगर ये छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए पल्स आपने प्रोवाइड करनी है 5 मिली सेकेंड के लिए, तो आप 10 की बजाय 20 नहीं है, ये 15 एम्पेयर तक का भी करंट बीच में से गुजार सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर तक आप करेंगे उतनी देर में टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे ही आपने फिर पल्स ख़त्म होगी तो टेम्परेचर दोबारा नीचे आ जाएगा, जबकि डीसी के केस में जो है आपने कंटिन्यूसली अप्लाई किया हुआ है तो वो टेम्परेचर पल्स की वजह से बढ़ता रहेगा। इसी तरह अगर ये पल्स की ड्यूरेशन और भी कम कर देते हैं 1 मिली सेकेंड, तो रेंज और बढ़ गई 0.5 मिली सेकेंड्स तक अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो आप जो है और भी ज़्यादा जो है आपके पास ये पूरा का पूरा एरिया जो है अवेलेबल है। ये बल्कि नहीं, ठीक है, तो ये सारा का सारा एरिया आपके पास अवेलेबल है। ये 1 मिली सेकेंड के लिए 0.5 मिली सेकेंड के ऊपर आप जाते हैं तो और भी आप तकरीबन जो है ना टेक्निकली 10 एम्पेयर और 80 वोल्ट एक साथ भी तकरीबन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये डिवाइस इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट भी नहीं कर सकती, तो आप ये ना समझें कि जी हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम इधर जाके ऑपरेट कराते रहेंगे, उसमें और आपके पास जो है ट्रांजिएंट लॉसेस भी बढ़ते रहेंगे। तो एफिशिएंसी का एलिमेंट जो है वो यहाँ पे भी आपने जहन में रखना है। लेकिन है कि ये ओवरऑल ये सारे जो एस्पेक्ट्स आपको बताए गए थे ये सारे इम्पोर्टेंट हैं पावर बीजीटी को सही तरीके से समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी रिवर्स्ड बायस्ड सेफ ऑपरेटिंग एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जी बेस मीटर जंक्शन जो है वो रिवर्स्ड बायस्ड है, तो उस केस के अंदर जो है हम अप टू 600 वोल्ट्स तक ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब कि सरप्राइजिंगली ये वाला जो है कलेक्टर टू अमीटर ये आपके पास 600 वोल्ट हो सकता है अगर जो है लीकेज करंट कोई ना कोई जो यहाँ से फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू IC ओवर IB को 10 रखा है, यहाँ पे एम्पेयर्स के अंदर है। वाह, तो 1 एम्पेयर तक तकरीबन फ्लो कर रहा है। अगर ये 10 है, ये 5 है, ये 2 एम्पेयर कर लेते हैं। 2 एम्पेयर किसी वजह से अगर फ्लो कर रहा है ना आपके पास, और इसको आपने जो है माइनस प्लस इसको भी रिवर्स बायस किया हुआ है, तो उस वक्त अच्छा ये लीकेज करंट एक तरह से ना डिवाइस का कंसिडर होगा। VBE को ऑफ करके जो है ना ये आपने 5 वोल्ट के बराबर इन्होंने कहा है कि जी इसको रखा हुआ है, -5 होना चाहिए, या उस तरीके से ऑफ आपने किया हुआ है, तो उस केस में भी कुछ आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आएगा। और अगर आपके पास ये वोल्टेज जो है लेस देन 200 वोल्ट है, तो ऑफ करते वक्त अगर आपके पास किसी टाइम के ऊपर जो है ये
55 एम्पेयर भी करंट थोड़ी देर के लिए फ़्लो करता रहता है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखें कि रिवर्स बायस्ड के केस में बहुत ज़्यादा देर तक ये इस तरीके से प्रोसेस चलता नहीं है, थोड़ी ही देर के अंदर जो है ना वो करंट आपके पास ज़ीरो तक आ जाता है। तो ये डीसी वैल्यू के हिसाब से कंटिन्यूसली इस वोल्टेज नहीं रहना होता है, इसीलिए यहाँ पे आपके पास ये लिमिट्स इस तरीके से हैं। इंडक्टिव लोड्स के केस में हाई वोल्टेज और करंट आपको साइमल्टेनियसली अक्सर सस्टेन करना पड़ता है विद द बेस टू एमिटर जंक्शन reversed biased, ठीक है। The reverse bias safe operating area describes the ability of a transistor to handle strengths with its base reverse biased. In many respects, ये जो दोनों हैं analogous हैं. First among these is the voltage sensitivity, not that maximum allowable peak instances decrease, power decreases significantly as voltage increase. तो वो हमें सारा ये चीज़ें हमने पहले भी ऑब्जर्व कर दी हुई हैं। तो रिवर्स बायस्ड के अंदर भी हमें ख्याल रखना है, ठीक है, कि किसी ऐसी जगह पे ना लगा हो कि जी 600 वोल्ट से ज़्यादा आ जाएं तो जो मर्ज़ी आप कर लेंगे इसने डैमेज हो जाना है। ये दोनों वोल्ट डायोड्स की जो है मिला के ये आपके पास इस तरीके से करके लगा हुआ था, ठीक है। तो ये जब बहुत ही कम करंट आपके पास फ्लो कर रहा है तो, और ये वाला जंक्शन जो है ये भी रिवर्स बायस्ड है आपके पास, तो एक इधर कुछ ना कुछ डिप्लीट हो रहा है, बाकी कुछ इस तरफ से इस तरफ करके डिप्लीट हो रहा है, तो उस केस में आपके पास 600 वोल्ट तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना ये एक ब्रेक अभी लेते हैं, जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उनको आगे हैंडल कर लेंगे, उसके बाद हम जो है ये पावर मॉसफेट वाला पोर्शन जो है करेंगे।